हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं मिनट आर्ट्स एकेडमी। आज हम क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। और वीडियो खत्म होने के बाद आपको इनके नोट्स की वीडियो भी जरूर देखनी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। पहेली और बूझो ये गए, एक कंपटीशन खेला इन्होंने अपने स्कूल के अंदर, वो विज्ञान से यानी साइंस से रिलेटेड था और इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। और फर्स्ट प्राइज में इनको कुछ इनाम मिला, पैसे मिले। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। और ये जो इनाम में उन्हें पैसे मिले थे, उन्होंने सोचा चलो अपने मम्मी पापा के लिए हम कुछ खरीदने चलते हैं। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझ फंस गए। तो जब वो कपड़े की दुकान पे जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं चलो कपड़े से रिलेटेड कुछ लेंगे मम्मी पापा के लिए, लेकिन इतनी सारी वैरायटी देखते हैं कि ऊनी कपड़े हैं, रेशमी है, संश्लेषित है, ये सब देख के वो चकरा जाते हैं कि क्या ले यार, ये उसमें क्या क्या होता है। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लेषित यानी कृत्रिम है, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल है, बनाए हुए हैं, इंसानों ने खुद बनाए हैं केमिकल्स वगैरह का यूज़ करके। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उन विभिन्न कपड़ों को स्पष्ट किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कई सारे कपड़ों को देखा और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी। अंत में उन्होंने क्या करा कि ऊनी मफलर ले लिया और एक सूती साड़ी ले ली अपनी मम्मी के लिए। फिर कपड़े की दुकान का उन्होंने भ्रमण किया। फिर वो देखने आगे गए कि और किस किस तरीके के कपड़े हैं। पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, जो बिस्तर बिछाने की चादर होती है, और कंबल देखे, पर्दे देखे, जो मेज पोश देखी, तौलिए देखे और झाड़न जिसे डस्टर कहते हैं आदि, ये सभी विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। तो वही देखते हैं कि अच्छा ये भी कपड़ों से बना होता है, ये भी कपड़ों से बना होता है। तो वो ये सब चीज़ें देख के आश्चर्यचकित होते हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लेषित कृत्रिम के रूप में की। जब वो इन सबको देख रहे थे तो ये भी देख रहे जा रहे थे, अच्छा ये सूती है, अच्छा ये ऊनी है, ये रेशमी है, ये संश्लेषित है। क्या आप भी इन वस्त्रों के से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो आप भी पहचान करने की कोशिश करना। अब देखते हैं वस्त्रों में विविधता, यानी कि वस्त्र जो होते हैं, हमारे कपड़े जो होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग तरह के। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। अपने पास आप जाना, आप दर्जी के पास जाके सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित करना। जो कपड़े कटे वटे होते हैं उन्हें कहते हैं कतरन, जो सिलाई में कटिंग वटिंग के बाद फेंक दिए जाते हैं, जिसे कत्तर भी कहते हैं। वो कतरन जमा करनी है आपको और कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पष्ट करना है। कुछ इस तरीके का दिखेगा कपड़ा आपका, तो उनको छूना है और उनका अनुभव करना है कि वो कैसे फील होते हैं। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लेषित लेबल लगा दें। तो आप जब ये कपड़े की दुकान पे जाएंगे, दर्जी की दुकान पे, तो ये जब कतरन देखेंगे, उन कतरनों को उठा उठा के स्पष्ट करके आप दर्जी से पूछते हुए चलना कि अंकल ये कपड़े कौन से हैं, ये सूती के हैं, ये रेशम के हैं, ये संश्लेषित हैं, और उन पे नाम लिखते जाना। ये सारे सूती, रेशम, ऊनी, ठीक है, जैसे नायलॉन, ये सब आप नाम लिखते जाना। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? तो इन कपड़ों को ध्यान से देखना है और आपको देखो उसके अंदर कुछ एक नोटिस होगी बात, वो आगे बताऊंगा क्या नोटिस होगी। तो सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। तो ये क्रियाकलाप 2 है। 1 में जो हमने देखा था लेबल लगाए थे, तो उन यानी कि उनके नाम लिखे थे जिन कपड़ों को, तो उनमें से एक कपड़ा लेना है आपको, सिंपल सा। इसके एक सिरे
पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। जब आप देखेंगे तो इसमें से है ना कई सारे टुकड़े से निकल रहे होंगे, यानी लाइनें से निकल रही होंगी कोने कोने पे। इनमें से कोई सी भी एक लाइन टाइप की खींचनी है आपको। किस तरीके से खींचनी है? इस तरीके से खींचनी है कि कोने से बिल्कुल एक इस तरीके से निकालना है। आपने जो खींचने का प्रयास कर लिया है तो देखिए क्या होता है। तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप इस तागे को धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। जब आपको ना दिखाई दे कि ये कहाँ है सिरा, तो सुई ले लीजिएगा या कोई पिन ले लीजिएगा, उससे खींचने की कोशिश कीजिएगा। और हम यह देखते हैं कि तागे को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किसके बने होते हैं? तो आप ये पाएंगे ये जो कपड़ा है कैसे बना हुआ होता है। इस तरह की कई सारे तागे होते हैं, उसके ऊपर कई सारे तागे होते हैं, बहुत आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से एक तागे से पूरा का पूरा कपड़ा बनता है। तो ये जो तागा है, ये जो धागा है, ये किससे बनता है? तो ये सबसे पहले हम जानने के लिए हमें तंतु को जानना पड़ेगा। तंतु क्या होता है, जिसके लिए क्रियाकलाप तीसरा करके देखना है हमें। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए और इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए और तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र जैसा 3.4 में दर्शाया जा रहा है के अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। कैसे? इस तरीके से। जब आप ये क्रिया करेंगे तो नाखून से खरोचने के बाद क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया? तो आप देखेंगे ये जो हमने एक तागा निकाला था ये भी फर्दर और छोटी छोटी लड़ी टाइप से निकलने लगेगा। ठीक है, जैसे रुई वगैरह होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम इस तरीके से दिखेगा कि ये भी और तागों से मिलके बना है। तो तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाएगा, ये छोटी छोटी लड़ियां। अब सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास कीजिए। जब आप सुई में वापस ये जो आपने निकाला था तागा और इसको खरोचा था, इसको खरोचने के बाद आप दोबारा सुई के अंदर डालने का प्रयास करना। करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा कि वो कुछ ना कुछ उसमें फंस जाता है। ये बाहर जो इसके रेशे टाइप के निकले होते हैं वो हमारे सुई में फंस जाते हैं। तो सेम ये आपने अनुभव किया होगा। जिस प्रकार ये जो तागे दिखाई दे रहे, तागे के ये कोने पे जो दिखाई दे रहा रुए से, ये जो रुए हैं ये ही आपने सुई के अंदर धागा डालते समय देखा होगा कई बार। तो कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों से पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे की सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है, यानी सुई के अंदर पिरोना कठिन हो जाता है अगर ये किनारे के अलग अलग और रेशे निकल आएंगे तो ये जो रेशे निकलने की वजह से सुई में भी पिरोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तागे की यह दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है। यानी कि ये जो लड़ियां देख रहे हैं किनारे पे, जब हमने मसला था इसको इस तरीके से, तो ये भी और लड़ियों से मिलके बनी है। आप गौर से और देखना उसे। तो ये जो लड़ियां हैं, ये जो रेशे हैं जो इस तागे के धागे के अंदर से भी निकल रहे हैं, तो उन्हें ही हम तंतु कहते हैं। तो तंतु क्या है? अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी हुई संरचना है। तंतु क्या होता है? और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर क्या बनाती है? तंतु एक तागा बनाती है। तो तंतु सबसे छोटी इकाई है किसी भी कपड़े की, और वस्त्र तागों यानी धागों से मिलकर बनता है। यानी कि तंतु से क्या बना? धागा बना, यानी तागा बना, और इन तागों से क्या बना? वापस वस्त्र बना। तो तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? तो यही आपने देखा कि एंड अगर हम देखेंगे किसी कपड़े का कि उसको फर्दर छोटा छोटा करते जाएं तो एंड में हमें क्या मिलेगा? तंतु मिलेगा। तो ये तंतु किससे बनता है? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशम तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी कि कुछ जो तंतु है, यानी वस्त्र बनाने के लिए जिन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, उन तंतुओं को प्राप्त किया जाता है कहाँ कहाँ से? सूत, जो जूट है, रेशम है, ऊनी है, ये इनकी कैटेगरीज है, ये नाम है। अब ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? सूत अलग जगह से प्राप्त होगा, सूत कपड़े, जूट, रेशम, ऊनी, ये असल में क्या होते हैं? ये हमारे प्रकृति में उपलब्ध हैं।
क्या होगा कि हम इनकी कई जगह पे खेती करते हैं, कई जगह पे उगाते हैं, तो ये हमारी प्रकृति से मिलते हैं हमें और जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है, ऊन वगैरह हमें जंतुओं से मिलता है। तो जो हमें पौधों से और जानवरों से जो तंतु प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होते हैं, जिसमें से भी अब देखो दो कैटेगरी बताई थी, जंतु से और पादप से। तो पादप से दो चीजें प्राप्त होंगी, रुई और जूट, यानी कि इनकी खेती की जाती है। उदाहरण के लिए ऊन तथा रेशम और ऊन और रेशम देखोगे किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ से अथवा बकरी से की कर्तित ऊन से होता है, यानी कि इनको काट के उनकी वहाँ पे जब देखोगे उनके शरीर पे जो ये ऊन जम जाती है तो इनको काट लिया जाता है, उनके शरीर से निकाल लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं भेड़ के बाल निकाल लिए और वही बाल कर्तित ऊन हो जाती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। तो ये जो होती है ऊन, वो भेड़ के बाल भी हो सकते हैं, बकरी के भी हो सकते हैं, यहाँ तक खरगोश, याक तथा ऊँटों के भी हो सकते हैं। तो रेशमी तंतु रेशम कीड़े से कोकून से खींचा जाता है। तो ये देख लिया हमने कि जो ये है ऊन वो हमें इनसे प्राप्त हो जाता है, और रेशम किससे प्राप्त होता है? एक कीड़े से प्राप्त होता है जिसका नाम है कोकून। रेशम कीट कोकून से प्राप्त होता है। तो हजारों वर्ष तक क्या हुआ? वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का यूज किया जाता था, ज़्यादा पता ही नहीं था। सिर्फ जानवरों से और पेड़ों से निकाल लिया जाता था तंतु और उससे वस्त्र बना लिए जाते थे। लेकिन पिछले 100 सालों में कई रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके, जिनका स्रोत पादप और जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। उसे संश्लेषित तंतु कहते हैं। यानी कि कई ऐसे कपड़े हैं जो जानवरों से या पौधों से लेके नहीं बनाए जाते, बल्कि क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में कई केमिकल्स का यूज़ करके उनको बनाया जाता है, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ये सब संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं। बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते हैं। यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी प्रकार के तंतु हैं? तो नहीं, ये तंतु नहीं है, क्योंकि ये लोहे के होते हैं। इनके छल्ले बनाए जाते हैं लोहे के, तो इस तरीके से बनाया जाता है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। कुछ पादप तंतु होते हैं कुछ पादप तंतु के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो पौधों से मिलने वाले तंतु है, उसमें सबसे पहले रुई देखेंगे हम। तो रुई पौधों से प्राप्त होता है। कैसे? क्या आपने कभी तेल के लेपों के लिए बत्तियां बनाई है? यानी कि आपने दिवाली के टाइम पे देखा होगा, जब दिए जलाते हैं तो दियों में बत्तियां लगाते हैं। लैंप गांव में देखा होगा, लैंप के अंदर बत्तियां लगाते हैं। तो ये बत्तियां किसकी होती है? ये बत्तियां रुई की होती है। तो इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या आपने प्रयोग में लाए थे? यानी आपने क्या प्रयोग किया था? उपयोग में लाते हैं नॉर्मली, तो हम रुई का इस्तेमाल करते हैं। इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए। तो रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है और साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा काली होती है। तो ये जो रुई है हमने देखा कहाँ से आती है? कपास के पौधे से आती है। और ये कहाँ पे उगाया जाता है? ये ऐसी जगह पे उगाया जाता है जहाँ पे जो मिट्टी होती है वो काली होती है, मृदा काली होती है, और जलवायु यानी वहाँ का वातावरण कैसा होता है? उष्ण होता है, थोड़ा गर्म होता है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फलक। तो आपको ये बताना है, सर्च करके बताइएगा आप कमेंट में भी, कि हमारे देश के अंदर कहाँ कहाँ पर कपास उगाया जाता है। तो कपास पादप के फल, ये कपास गोलक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो फल होते हैं, गोलक होते हैं, लगभग नींबू की आकृति माप के होते हैं। ठीक है, नींबू के जितने आपने देखे होंगे उतने साइज के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर, जब ये अच्छे से पक जाते हैं, तो बीज टूटकर खुल जाते हैं। फिर ये जो नींबू टाइप का बीज होगा कपास का, वो फूट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनोने यानी कपास बीज को देखा जा सकता है। तो उसके अंदर आपको कपास बीज दिखाई दे जाएंगे। क्या आपने
कोई ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? आप कपास खेत देखेंगे तो कैसा लगेगा? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों यानी रेवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढका हुआ है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है, सेम कुछ ऐसे। तो ये कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये कपास के गोलक हैं, वो नींबू के टाइप के जो फट गए थे, फटने के बाद ये देखोगे इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये इसका ये गोलक है, ठीक है, गोलक। अब ये फटा यानी टूटा, टूट के इसके अंदर से ये रेवे निकल गए, तो ये पूरा इस तरीके से लगता है कि जैसे ये बर्फ से ढक गए हों। साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि नॉर्मली क्या करते हैं, इन कपासों को हाथों से निकाल लेते हैं, ठीक है, ये रुए टाइप के रुई निकाल लेते हैं कपास के। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। अब ये कंकतन क्या होता है? कंकतन ये होता है, ठीक है, इस तरीके से अलग कर लेंगे और पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, यानी ये कपास ओट रहा है। जो आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, बीजों को और ये जो गंदगी वगैरह है उसको निकाल रहा है इनसे, ठीक है। तो ये कपास ओटना है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटा जाती है या आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। अब तो मशीनें आ गई है, हर चीज़ के लिए मशीन है, तो कपास ओटने के लिए भी आ गई होगी। तो जूट, अब पढ़ेंगे जूट के बारे में, जो जिसको पटसन कहा जाता है। तो पटसन तंतु को पटसन पादप जो चित्र 3.8 के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट बात कि पटसन कब भारत में उगाया जाता है? जब ऋतु वर्षा की होती है, वर्षा ऋतु में। तो भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है और सामान्यतः पटसन पादप जो फसल को पुष्प अवस्था में काटते हैं और फसल कटाई के पश्चात पादपों तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। तो वस्त्र बनाने से पहले इस सभी तंतुओं को तागे में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, यानी तागे कैसे बना दिए जाते हैं, इनको निकाल के ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा, आप घर पे भी प्रैक्टिकल करके देखना, सूती तागे की कताई के सूत से सूती जो तागा है कैसे बनाया जाता है। तो आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये क्रियाकलाप 4 हमारा कहलाएगा। अब इसमें देखिए क्या करना है। एक हाथ से कुछ रुई पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशे को लगातार ऐंठते रहिए। क्या आप तागा बना सके? सेम ये चीज़ करनी है कि पहले ये रुई थी, गोलक था, इसको ऐसे गोल गोल घुमाया, गोल गोल घुमाते घुमाते उंगली और तर्जनी, उंगली अंगूठे और तर्जनी उंगली से इस तरीके से गोल गोल घुमाते घुमाते ये एक तागा बन गया। रेशों से तागा बनाने को कहते हैं कताई, ठीक है, कि किस तरीके से रेशों से तागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंजे से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हस्त तकुआ का भी प्रयोग होता है, जिसे तकली कहते हैं। तो इस तरह की तकली होती है कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं आगे। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है और चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते, ठीक है, लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों यानी कि खादी को पहनने और ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो ब्रिटेन से बन के कपड़े आते हैं उनको हम पहनते हैं और ब्रिटेन को ही फ़ायदा पहुंचता है। हम अपने बनाए हुए कपड़े पहने ताकि हमारे इंडियंस भाई को ही फ़ायदा पहुंचे।
उनके कारखाने बंद ना हो। तो खादी का प्रचलन बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? गांधी जी को जाता है। कि देने के लिए भारत ने क्या करा, देखो इंडिया के अंदर फिर 1956 में अंग्रेजों से आज़ादी के बाद 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्राम आयोग संगठन कहते हैं। तो चरखा कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा ही होगा। तो इन्होंने जो संगठन बनाया ताकि खादी को फेमस किया जा सके, उस संगठन का नाम था खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। वृहद पैमाने पर तागे की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब तागे यानी धागे बन गए, हमने तंतु से धागे बना लिए, अब धागों से क्या बनाएंगे? वस्त्र बनाएंगे। तागे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है? तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इनमें दो प्रमुख विधि है बुनाई। तो बुनाई क्या होती है? तो क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों में दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं, और तागों के दोनों सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाए जाते हैं, जिन्हें बुनाई या वीविंग कहते हैं। सिंपल सी बात क्या बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से आपने जो मैंने बताया था, कई लड़ियाँ होती है तागों की और इस तरीके से आपस में ये व्यवस्थित होते हैं। तो ये व्यवस्थित करना ही बुनाई कहलाता है। ठीक है। क्रियाकलाप 5, विभिन्न रंगों की दो कागज, ये आपको घर पे करके देखना है। क्या करना है? दो कागज की पट्टी लेनी है अलग अलग रंग की, और उनको आपस में इस तरीके से मिलाना है कि इस तरीके से वो लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो तरीका है ये बुनाई कहलाएगा असल में। ठीक है, बुनाई के एक के ऊपर एक को पिरोते जाना और इस तरीके से एक कपड़े का निर्माण कर देना। तो इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं और वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। तो ये जो करघा है, इससे ये लेडी क्या कर रही है? इन तागों को व्यवस्थित कर रही है और कपड़ा बनाती जा रही है। तो कपड़े बनाने की ये विधि हथकरघा यानी कि हाथ से बनाने वाली काफ़ी प्रचलित है। अब तो इलेक्ट्रिक्स भी आ गई है, तो विद्युत प्रचालित भी आ गई है आज के टाइम पे। तो इस तरीके से व्यवस्थित करके कपड़ा बना दिया जाता है। एक विशेष प्रकार की बुनाई आपने देखा होगा घरों में, हमारी दादी माएँ क्या करती हैं, इस तरीके से दो सुए टाइप के ले लेती हैं और बुनती जाती है, बुनती जाती है, बुनती जाती है, और कपड़ा बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। या आपने ये भी देखा होगा कि आप कोई मोज़ा ले ले, जुराब ले ले, या कोई और क्या नाम है, संश्लेषित रेशे से बने हुए कोई कपड़ा देखेंगे, तो उसके एक धागे से आप पकड़ के खींचते हैं उसे, तो वो पूरा का पूरा निकलता जाता है, ख़राब होता जाता है, पूरा का पूरा एकदम बुनाई नहीं कह सकते उसे, एक अलग तरह की बुनाई हो जाती है ये, जिससे वो पूरा का पूरा वापस वैसा ही हो जाता है, तागे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक विशेष प्रकार की बुनाई है जिसे स्वेटर बुनने में, हमारे मोज़े बुनने में और कई प्रकार के और पहनने वाले वस्त्र जो है उनको बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी बुनाई का एक दूसरा तरीका है। तो जो ये वस्त्र हमने देखे अभी तक, जितना भी हमने पढ़ा, उसके अंदर ये देखा हमने कि वस्त्र कहाँ से बनना शुरू होते हैं और किस तरीके से बनते बनते पूरे एंड तक हमने देखा, और आखिर में हमने देखा कि क्यों दो प्रकार जो थे इसके बनाने के वो क्या थे। अब कपड़े का एक छोटा सा इतिहास देखते हैं कि ये कपड़े पहनना कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से प्रचलन में आज है, और आज तो कपड़े एक फैशन ही है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, तो स्टार्टिंग में लोग क्या करते थे, वृक्षों की जो छाल होती है, वक्ल जिसे कहते हैं, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों और जंतुओं की चर्बी समूर से अपने शरीर को ढक लेते थे। तो पहले के ज़माने में देखोगे आप, पत्तियां वगैरह इनसे ढका करते थे सर्दी से बचने के लिए और भी चीज़ों से। तो कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाई तथा डलिया, जिसे टोकरी कहते हैं, बनाना शुरू करा, और लताओं जंतुओं की ऊन बालों को आपस में ऐंठ देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। और पूर्व में देखेंगे आप इस तरीके से लड़ियाँ बना बना के, जो हमने देखा है पीछे भी, कि कपड़ा तैयार कर लेते हैं, और कपड़ा तैयार करने के बाद वो इन्हीं को पहनते, यानी सिलाई नहीं करते।
तो पूर्व में भारतीय रुई से बने वस्त्र पहनते हैं और जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। और फ्लैक्स भी एक प्रकार का पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। और प्राचीन मिस्र में देखेंगे आप कि में वस्त्रों को बनाने में इनका यूज़ किया जाता था। किसका? फ्लैक्स की कृषि करी जाती थी नील नदी के पास। उन दिनों में लोग को सिलाई नहीं आती थी, जैसा कि बताया मैंने। कपड़ा बना लेते थे, कपड़ा तो सिलना आ गया, कपड़ा तो बुनना आ गया, लेकिन सिलाई नहीं आई, तो सिल नहीं पाते थे। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं बाजू बनी हुई होती है, शर्ट के बटन होते हैं, ये सब इतने परफेक्ट नहीं थे। सिर्फ एक कपड़ा ही होता था और उसी को पहनते थे। उस समय लोग अपने शरीर को, उन भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर देते थे और वह शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का प्रयोग करते थे। सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए और इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं तो लुंगी जो होती है उसके अंदर कोई सिलाई नहीं होती, और पगड़ी जो होती है और जो साड़ियाँ होती हैं इनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं है, वैसे ही पहना जाता है। तो कितने पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है। तो जिस प्रकार समस्त देशों में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी कई प्रकार की विविधता या अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था ये हमारा चैप्टर। इसमें एक आपका शॉर्ट नोट है, कपास को ओटते हैं और इस कपास को ओट के रेशे बनाए जाते हैं और रेशे को कताई के द्वारा तागे बना लिए जाते हैं। अब तागे को चाहे तो बुनाई से वस्त्र बना लो, चाहे बंधाई से वस्त्र बना लो, यानी कि वही जो आपने देखा था लेडी बैठ के बना रही थी वो बंधाई हो गई, और जो हम बड़े बड़े सुओं का इस्तेमाल करके बनाते हैं जैसे स्वेटर बुनते हैं तो वो बुनाई हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक